हेलो गाइस, आई होप आपने इस चैप्टर 1 का रिवीजन देखा होगा। ये वीडियो चैप्टर 2 के रिगार्डिंग है और ऐसे ही सारे 8 चैप्टर इस यूट्यूब पे मैं पूरे रिवीजन कवर करूंगा। बस आपका काम इतना है कि जब तक एग्जाम है तब तक ये सारे रिवीजन वीडियोस को जितना हो सके उतना आपको सुनना है ताकि आपको एग्जाम में मैक्सिमम बेनिफिट हो। सो स्टे ट्यून्ड। शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, आपको अगर मैं पूछूं कि मैनेजमेंट क्या होता है तो हर कोई अलग अलग आंसर देगा और एक्चुअल में मैनेजमेंट का कोई सेट आंसर नहीं है। तो इसीलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि मैनेजमेंट में होता क्या है, क्या एलिमेंट्स होते हैं मैनेजमेंट के। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, इसमें 6 एलिमेंट्स की बात की गई है जो मैनेजमेंट में कवर होते हैं। पहला है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है स्टाफिंग, चौथा है डायरेक्टिंग, पांचवा है कंट्रोलिंग और लास्ट है कोऑर्डिनेटिंग। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं प्लानिंग के साथ। अब ये चैप्टर में 4 या 5 मार्क का ब्रीफ आ सकता है और आपको हर एक एलिमेंट के लिए उसका डेफिनेशन याद करना बहुत ज़रूरी है और पॉइंट्स में आपको 8 पॉइंट लिखने हैं टोटल। तो मैंने इस नोट्स में 8 पॉइंट लिख कर दिए और जो जो कीवर्ड्स है वो हाईलाइट कर लिए। आइए शुरू करते हैं। प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या कि आपको जो गोल अचीव करना है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन हो या एज एन इंडिविजुअल हो, आपको एक ब्लूप्रिंट तो बनाना पड़ेगा ना। आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि मैं उस गोल तक कैसे अचीव करूंगा, कैसे रीच करूंगा उस गोल तक। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है प्लानिंग का, हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। कि प्लानिंग हेल्प करता है कि आपको क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना है, जैसे कि सेटिंग टारगेट, फॉर्मुलेटिंग प्लान्स। ये करेगा कैसे मैनेजर? मैनेजर करेगा इसे प्रेजेंट कंडीशन को एनालिसिस करके और फ्यूचर में जो भी अनसर्टेनिटीज है उसको कंसीडर करके एक प्लान बनाएगा और अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है उसके वेज निकालेगा। दूसरा पॉइंट है प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन। अब प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन का मतलब है कि प्लानिंग आपको राह दिखाएगा कि कैसे आप उस गोल को अचीव करोगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्लानिंग इंश्योर्स दैट द गोल और ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड। और ये जो कीवर्ड है जो बहुत ही मेरा फेवरेट है, राइट थिंग्स एट द राइट टाइम विद राइट वे। इसको आपको लिख कर ही आना है, कुछ भी हो जाए। तीसरा, प्लानिंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। जब आपको पता है कि आपको क्या अचीव करना है तो आपको पता है कि ये काम करने से ही मैं उस चीज़ को अचीव कर पाऊंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको 90% प्लस बोर्ड में परसेंटेज लाना है तो आपको पता है कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको 8-9 घंटे डेली पढ़ने पड़ेंगे। तो जब आपको ये चीज़ें पता है तो ऑटोमेटिकली आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाता है और ऐसे ही प्लानिंग हेल्प करता है आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। देखिए यहाँ पे कि प्लानिंग लीड्स टू एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द एम्प्लॉयज एंड थस इट रिजल्ट इनटू हायर प्रॉफिटेबिलिटी। ध्यान रखना कि यहाँ पे एग्जाम्पल आपको कंपनी के बेसिस पे देना है, ना कि इंडिविजुअल बेसिस पे। चौथा पॉइंट, मिनिमाइजेस द रिस्क। अब प्लानिंग में हम फोरकास्ट करते हैं। फोरकास्ट मतलब आपने सुना होगा वेदर फोरकास्ट। वेदर फोरकास्ट क्या होता है कि हम अनुमान लगाते हैं कि कल वेदर कितना क्या होगा। तो वैसे ही प्लानिंग में हम एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ सकता है, तो उसके लिए आज हमें तैयारी करनी होती है। तो प्लानिंग आपका रिस्क को 100% कभी भी खत्म नहीं कर सकता, लेकिन हाँ आपके रिस्क को कम जरूर कर सकता है। और ये सेम चीजें आपको इस पॉइंट में लिखनी है। देखिए कि प्लानिंग शोज द वे टू डील विद द चेंजेस एंड चेंजेस और रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड टोटली। अगला पॉइंट है प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो पॉइंट है वो आपको सारे एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट में मिलेंगे। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये है कि इसे समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि एक शुगर केन जूस जो बनाता है वो कैसे जब तक उस गन्ने पे आग ना लग जाए तब तक वो उसका जूस निकालता है। इसका सिंपल सा अर्थ ये निकलता है कि आपको जो भी रिसोर्सेस है आपके पास, जब तक उसका 100% यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता तब तक आपको उसमें से बेनिफिट निकालना है। तो प्लानिंग करने से आपको पहले से पता होता है कि क्या क्या अवेलेबल रिसोर्सेस है, तो आप उसका बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ
रिसोर्स कर सकते हो। अगला पॉइंट है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब ये है कि जब भी आप प्लानिंग करते हो तो आपके पास वेरियस ऑल्टरनेटिव्स दिख सकते हैं। किसी एक काम को करने के लिए 2 या 3 तरीके हो सकते हैं। अब आप उन तीनों में से कोई एक को कैसे चूज करोगे? आप तीनों के अच्छे या बुरे को कंपेयर करोगे और उसके बेसिस पे आप किसी एक को सिलेक्ट करोगे। तो प्लानिंग ऐसे हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। देखिए यहाँ पे लिखा है कि कंसीडरिंग ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स। अगला पॉइंट है यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड क्या होता है। स्टैंडर्ड वो चीज़ है जो साल के बिगिनिंग में एक मैनेजर सेट करता है। हमने एग्जांपल लिया था, अगर आपको याद हो कि हमें बोर्ड का एग्ज़ाम है और बोर्ड में हमें 90+ लाना है, तो हमने डिसाइड किया था कि हम पूरे साल भर 8 आवर्स एवरी डे स्टडी करेंगे। अब वो डिपेंड 8 आवर्स तो हमने सेट किया है, ज़रूरी नहीं है कि हम हर दिन 8 आवर्स करें। देखना कि actual performance can be compared with the standards and manager can find out deviation मतलब difference। वही कि 8 घंटा हमने सेट तो किया था, लेकिन आज हमने 6 घंटा पढ़ा, कल हमने 7 घंटा पढ़ा। तो ये जो डेविएशन आ रहा है 1 घंटे 2 घंटे का डिफरेंसेस, इसको हमें रेक्टिफाई करना है जब हम अगली बार पढ़ाई करने बैठेंगे। तो इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द डिसिप्लिन। और लास्ट पॉइंट है प्रमोट इनोवेटिव आइडिया। प्लानिंग प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडिया को, क्योंकि हम प्लान में अनसर्टन चीज़ के बारे में प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर में क्या क्या अनसर्टनिटीज हो सकती है। तो उन अनसर्टनिटीज को टैकल करने के लिए इनोवेटिव आइडियाज ढूंढने पड़ते हैं एज अ मैनेजर। प्लानिंग इज द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी ऑफ द मैनेजमेंट। सेकेंड क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का सिंपल मतलब यह है कि जो चीज़ जहाँ पर है उसे वहाँ पर सेट करना है। देखिए सबसे पहला पॉइंट, फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का दूसरा ही नाम एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द एक्टिविटीज इज द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जिसको किस बंदे को कौन सा काम देना है, ये एडमिनिस्ट्रेशन वालों का काम है, मैनेजर का काम है। वेयरएज प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू इट इज एन ऑपरेशनल एक्टिविटी। अब बंदे को काम दिया तो काम तो करना पड़ेगा ना, तो उसको बोलेंगे ऑपरेशनल एक्टिविटी। थस ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। ये था आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन। देखिए जो बंदा जिस चीज़ में एक्सपर्ट है, अगर वो वही काम करेगा तो वो उस काम में स्पेशलाइजेशन ला सकता है, उस काम में वो इनोवेशन ला सकता है। ये पॉइंट बोलता है कि इट इन द डिविजन ऑफ वर्क हेल्प्स इन ब्रिंगिंग स्पेशलाइजेशन। इस पॉइंट को आपको मेंशन करना है और इसी से एफिशिएंसी बढ़ेगी ऑर्गेनाइजेशन की। एफिशिएंसी का मतलब क्या? एफिशिएंसी का मतलब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालना। थर्ड पॉइंट, क्लैरिफाई अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप जिस बंदे को काम सौंपते हो तो उसको काम तो सौंपते हो, साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हो कि भाई इस काम की जिम्मेदारी आपकी है, जो भी अच्छा होगा बुरा होगा उसके जिम्मेदार आप होगे। और ये देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जिम्मेदारी नहीं दोगे उस इंसान को उस काम के रिगार्डिंग, तो वो काम को लेकर कभी सीरियस नहीं होगा। देखना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर असाइन स्पेसिफिक रोल to each manager, delegating authority to manager and clearly outlining how they should exercise their power। ये बहुत ज़रूरी चीज़। फोर्थ पॉइंट, डिफाइंस द जॉब प्रॉपरली। ऑर्गेनाइजिंग में हमें अपने एम्प्लॉय को अच्छे से उसका जॉब एक्सप्लेन करना है। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हेल्प्स इन पुटिंग राइट मैन ऑन राइट जॉब। और राइट मैन को आप राइट जॉब पे किस बेसिस पे लेकर जाओगे? यहाँ पे दिया हुआ है क्वालिफिकेशन, स्किल और एक्सपीरियंस के बीच में। पांचवा पॉइंट है आपका एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन। इस कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या? कोऑर्डिनेशन का मतलब हिंदी में होता है तालमेल, और अगर आपको मैं एक इंग्लिश वर्ड दूँ तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सिंक, सिंक्रोनाइजेशन, सिंक में रहना। अब हर डिपार्टमेंट को सिंक में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट किस पे डिपेंड करता है? प्रोडक्शन पे।
कि प्रोडक्शन वाले ने अगर सही से गुड्स बनाया तब जाके तो सेल्स डिपार्टमेंट वाला सेल करेगा। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला किस पे डिपेंड करता है? परचेस डिपार्टमेंट पे। जब परचेस वाला रॉ मटेरियल्स खरीदेगा तभी तो प्रोडक्शन वाला अपना गुड्स प्रोड्यूस करेगा। तो सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं, तो उनका सिंक में होना बहुत ज़रूरी है। तो सही बंदे को अगर सही जगह पर आप रखोगे तो ऑटोमेटिकली सारे डिपार्टमेंट अपने आप सिंक में आ जाएंगे। अगला पॉइंट है हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। क्या बोला गया है कि ग्रोथ ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन व्हाट? स्मूथ एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग। और ये कब होगा? जब आपने अपना स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, किस बंदे मतलब सही बंदे को आपने मैनेजर रखा है, जो जिसका क्वालिफिकेशन अच्छा है, जिसका क्वालिफिकेशन कम है वो लोग सेकेंडरी लेवल पे, थर्ड लेवल पे। जब आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा तो ग्रोथ होना ही होना है। अगला पॉइंट है स्कोप फॉर इनोवेशन। मैंने पहले ही आपको बताया कि जब बंदे का स्पेशलाइजेशन होता है उस काम में तो वो इनोवेट भी करता है। तो एम्प्लॉय कैन वर्क बाय यूजिंग देयर न्यू आइडियाज। द स्कोप फॉर इनोवेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फ्यूचर में चेंजेस होते रहते हैं। संसार का नियम है बदलते रहना, चेंज होते ही रहता है, तो चेंज को आपको अडेप्ट करना होता है। तो इसीलिए आपके पास राइट एम्प्लॉयज़ होने ज़रूरी है, और राइट एम्प्लॉयज़ को आपको सही जगह पर सेट करना ज़रूरी है, और यही पूरा सहारा है ऑर्गेनाइजिंग का। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये हर पॉइंट में आने वाला है, और इसमें आप अपने हिसाब से जो आपको इंग्लिश आता है और जो आप ऑर्गेनाइजिंग के बारे में समझते हो आराम से इसमें लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लेकिन ये जो कीवर्ड मैंने मार्क किया है वो मेंशन कर ज़रूर आना कि दिस फंक्शन प्रोवाइड्स डिफरेंट जॉब टू डिफरेंट एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू जॉब स्पेसिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है स्टाफिंग। अब स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग होता है आपको अपने सारे एक एम्प्लॉयज़ का ग्रुप बनाना। और वो क्या होता है स्टाफिंग में प्रोसेस? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, रेमुनरेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इन सारे एक्टिविटीज़ को स्टाफिंग बोलते हैं। अब स्टाफिंग में देखना, पहला पॉइंट क्या है? इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। इसका मतलब ये है कि देखो, स्टाफिंग मतलब क्या? एम्प्लॉयज़, और उसमें होते हैं लोग। अब लोग ही तो आपके बाकी एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट को पूरा करेंगे, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये जो एलिमेंट्स है वो किस पे डिपेंडेंट है? स्टाफिंग पे। सेकेंड पॉइंट है आपका इफेक्टिव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। ध्यान रखना कि पिछले दो क्वेश्चन में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस था, लेकिन यहाँ पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है। वो ह्यूमन रिसोर्स इसलिए है क्योंकि ये स्टाफिंग एम्प्लॉयज़ के साथ डील करता है। स्टाफिंग फंक्शन लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, दैट इज वर्क फोर्स। और उसमें करते क्या है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, रेम्यूनरेशन, ट्रेनिंग। ये आपको लिख कर आना बहुत ज़रूरी है। तीसरा चीज़, इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी ट्रेनिंग दे रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजी। जो भी टेक्नोलॉजी आपकी कंपनी में होगी आपको उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग देनी है अपने एम्प्लॉयज़ को। फोर्थ पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्ड कॉर्डियल रिलेशनशिप। कॉर्डियल का मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशनशिप। आपको एज एन बॉस और एज अ मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा और हेल्दी रिलेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स इज़ द बिगेस्ट एसेट ऑफ एनी कंपनी। लोग ही होते हैं जो आखिर तक साथ देते हैं। तो अगर आपके रिश्ते उनके साथ अच्छे होंगे तो बुरे समय में वही आपकी मदद करेंगे। अगला पॉइंट है हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्टाफिंग के अंदर क्या क्या होता है? रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, प्लेसमेंट होता है, रेम्यूनरेशन होता है, और लास्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आप जितना ट्रेनिंग दोगे अपने ह्यूमन रिसोर्स को उतना ही उसका डेवलपमेंट होगा, और उसका डेवलपमेंट का मतलब है कि आपके कंपनी का ग्रोथ। देखना कि स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉय इज एन एसेट ऑफ एन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और आपको उनके अंदर आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर को इनकलकेट करना है। इनकलकेट मतलब इंस्टॉल करना है उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर।
अगला पॉइंट क्या है, इम्प्रूव एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब मैं बता चुका हूँ, कम टाइम में ज़्यादा काम। और अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी ट्रेनिंग दोगे, अच्छा कल्चर उनके अंदर में इंस्टॉल करोगे, तो उसका रिजल्ट यही होगा कि उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अच्छा आप उनको पे करोगे सैलरी, तो उनकी एफिशिएंसी बढ़नी है। अगला पॉइंट है लॉन्ग टर्म इफेक्ट। देखना, ये लाइन आपको लिख कर ही आना है स्टाफिंग में कि वर्कफोर्स इज ऑलवेज एन एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और नेचुरली जब आप अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखते हो, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ आपको छोड़कर चले जाए। और अच्छी कंपनी की निशानी ही वही है कि जिसके एम्प्लॉयज़ जितने पुराने उतनी वो अच्छी कंपनी। तो देखना कि नेचुरली लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इफेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट पॉइंट है एसेंशियल कंट्रीब्यूशन। आपके ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में अगर कोई कंट्रीब्यूट करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके एम्प्लॉयज है। अगला क्वेश्चन है डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग क्या है? मैं डायरेक्टिंग को बोलता हूँ बच्चों को कि डायरेक्टिंग को समझो कि एक लीडरशिप। एक लीडर क्या क्या करता है अपने एम्प्लॉयज या अपने टीम के साथ, ये अगर आप लीडर को पर्सपेक्टिव रखकर ये क्वेश्चन करोगे तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखना कि डायरेक्टिंग इज व्हाट हैज टू बी डन एंड इन व्हाट मैनर थ्रू डिक्टेटिंग प्रोसीजर एंड पॉलिसीज फॉर अकम्प्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। डायरेक्टिंग में जो मैनेजर होता है वो अपने डायरेक्टिंग का मतलब क्या है कि मैं इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ अपने एम्प्लॉय को कि क्या करना है और क्या नहीं। तो पहला पॉइंट देखना, इनिशिएट फंक्शन। इनिशिएट का मतलब होता है एक्टिवेट करना। आपने प्लानिंग में प्लान तो कर लिया, आपने लोगों को सेट भी कर दिया, लोगों को हायर भी कर लिया, लेकिन प्लानिंग और हायरिंग से काम आगे नहीं बढ़ता। काम आगे बढ़ेगा आप जब डायरेक्ट करोगे लोगों को, एक्शन जब काम को एग्जीक्यूट करोगे अपने प्लान को। तो मैनेजर को अपने सबॉर्डिनेट्स को क्या बताना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। इन तीन चीज मतलब उनके जॉब के रिगार्डिंग आपको व्हाट टू डू, क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, इसका इंस्ट्रक्शन देना होगा। अगला पॉइंट क्या है, मीन्स ऑफ मोटिवेशन। एज एन मैनेजर आपको अपने सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट करना है थ्रू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। इंसेंटिव माने बोनस, फाइनेंशियल मतलब आप अपने सबॉर्डिनेट्स का सैलरी बढ़ा दो। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का मतलब क्या है कि आप सैलरी नहीं बढ़ा रहे हो लेकिन उनकी पोस्ट को बढ़ा रहे हो, वो वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट कर दिए, तो ये भी मोरल बूस्ट करता है एम्प्लॉयज का। अगला पॉइंट क्या है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी। क्या होता है कि जब बुरा समय चलता है तो एक अच्छा लीडरशिप होना बहुत ज़रूरी है। अगर लीडरशिप कमज़ोर होगा तो लोग ऑटोमेटिकली टूट जाएंगे और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। स्टेबिलिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिव लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन, मोटिवेशन अमोंग द डेवलप कोऑर्डिनेशन अमोंग द एम्प्लॉयज। लीडरशिप के साथ साथ कम्युनिकेशन ज़रूरी है। आपको कॉन्स्टेंटली अपने एम्प्लॉयज़ के साथ टच में रहना है, उन पे ध्यान रखना है कि वो कब कैसा काम कर रहे हैं। अगर आप वो कुछ गलत कर रहे हो तो उनको रेक्टिफाई करना एज अ मैनेजर आपका काम है। तो इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है। अगला पॉइंट, कोपिंग अप विथ चेंजेस। कोपिंग अप विथ चेंजेस का मतलब ये है, जैसा हमने बोला कि टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे अनसर्टेनिटीज आती है, क्योंकि हमें आज पता नहीं कि कल क्या हो सकता है। जैसे कि आज एआई का दौर चल रहा है, हमें नहीं पता कि आगे ऐसे कौन सी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जो रूल करेगी। बट हमें अपने आप को अडेप्टेड रहना होगा, हमें तैयार रहना होगा कि कोई भी चीज़ आए हम उसे लर्न करके अडेप्ट कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर लेकर जाना। Adapting the environmental change is necessary for the growth of the organization। और ये एग्जाम्पल कोट करके आना बहुत ज़रूरी, ई फाइलिंग, यूज ऑफ रोबोट्स एट वर्क प्लेस। अगला पॉइंट है क्रिएट टीम स्पिरिट।
Direction focuses on motivating the subordinate for group effort. Therefore, manager as a director play important role in guiding and motivating. Constant guidance and motivation देना बहुत ज़रूरी है to achieve the predetermined goal. अगला पॉइंट क्या है? एक्सप्लोर कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल. एज ए मैनेजर आपको अपने एम्प्लॉयज का कैपेबिलिटी पता होना बहुत ज़रूरी है और उनकी कैपेबिलिटी से वो क्या काम कर सकते हैं इसका अंदाज़ा आपको होना बहुत ज़रूरी है. आपको अगर मैं इस चीज़ का एग्जांपल दूँ तो एक ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है स्टीव स्मिथ. वो एज एन लेग स्पिनर टीम में रहा था, बट वो आज के डेट में बेस्ट टेस्ट बैट्समैन है वर्ल्ड का. क्यों हो पाया ये चीज़? क्योंकि उसके कैप्टन ने कुछ तो देखा होगा उसके अंदर बैटिंग क्वालिटी, जो उसने प्रमोट किया थर्ड नंबर पे आने के लिए, और वो आज वर्ल्ड का बेस्ट टेस्ट बैट्समैन है. तो एज एन इंडिविजुअल, एज एन मैनेजर, आपका ये कर्तव्य है कि आपको देखते रहना है कि लोगों में क्या क्वालिटी है और आपके ऑर्गेनाइजेशन को वो लोग कैसे आगे लेकर जा सकते हैं अपने क्वालिटी से. अगला पॉइंट है इंक्रीजेस एफिशिएंसी लेवल. जब आप मोटिवेट करते रहोगे, गाइडेंस करते रहोगे, तो लोग ऑब्वियसली अपना बेस्ट देंगे और कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देंगे, कम से कम वेस्टेजेस करेंगे. लास्ट पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे उनको अच्छे से यूज़ करना है टू अवॉइड वेस्टेज. डुप्लीकेशन कम करना है. इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग. इससे होगा क्या? कॉस्ट कम होगा और आपका प्रॉफिट बढ़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोलिंग. अब कंट्रोलिंग क्या है कि स्टैंडर्ड, आपको पता है कि स्टैंडर्ड हम साल के स्टार्ट में सेट करते हैं और एक्चुअल मतलब जो ड्यूरिंग द ईयर होता है. अब स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है और यही फंक्शन कंट्रोलिंग इस चीज़ को करता है कि वो मेक श्योर करता है कि जो हमारा एक्चुअल है वो स्टैंडर्ड के साथ मैच होता है. जैसे कि आपने ईयर बिगिनिंग पे ऐसा सोचा कि 1 लाख यूनिट्स बनाना है हर महीने, तो फॉर एग्जांपल जनवरी मंथ है, आपने 98,000 यूनिट्स बनाया, तो शॉर्टफॉल 2,000 का है. तो कंट्रोलिंग फंक्शन बोलता है कि जब आप फरवरी में जाओगे तो आपको मेक श्योर करना है कि आप 1,02,000 यूनिट्स बनाओ. जिससे क्या होगा कि आप अपने स्टैंडर्ड को मैच करते रहोगे टाइम टू टाइम. देखना, कंट्रोलिंग का पहला पॉइंट है फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो मैंने हाईलाइट किया है प्लीज़ आप उसे लिख कर आना कि मेजरिंग द परफॉर्मेंस. कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ मेजरिंग द परफॉर्मेंस एट एवरी पॉसिबल स्टेज. फाइंडिंग आउट द डेविएशन, मतलब डिफरेंस आपको फाइंड करना है, एंड टेक करेक्टिव एक्शन. मेक श्योर करना है कि जो डिफरेंस है उसको आप अगले नेक्स्ट अटेम्प्ट में ठीक करें. सेकेंड पॉइंट है आपका एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड. आपने स्टैंडर्ड तो सेट कर दिया कि 1 लाख यूनिट आपको प्रोड्यूस करना है, लेकिन आपने जब एक्चुअल में काम करना शुरू किया तो आपको ये पता चला कि यार ये 1 लाख यूनिट बहुत ही हाइपोथेटिकल है, असल में तो सिर्फ 60,000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस हो पा रहा है. तो ये एक तरीका है कंट्रोलिंग जहाँ पे आप अपने स्टैंडर्ड को भी रिवाइज कर सकते हो. ऐसा हो सकता है कि आप जब भी अपने टारगेट सेट करते हो तो वो हमेशा बहुत ज़्यादा होता है हमारे एक्चुअल कैपेबिलिटी से, लेकिन जब आप काम करने बैठते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ इसको रिवाइज करना है. तो इस चीज़ पर बहुत मदद करता है कंट्रोलिंग फंक्शन कि ये हाईलाइट कर रहा है कि जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड वेदर दे आर एक्यूरेट और नॉट. कंट्रोलिंग मेजर्स आर फ्लेक्सिबल टू सम एक्सटेंट एंड दे आर रिवाइज्ड टाइम टू टाइम. आपको अपने स्टैंडर्ड को टाइम टू टाइम रिवाइज भी करते रहना चाहिए. अगला पॉइंट क्या है? मोटिवेट्स एम्प्लॉयज. ये जो स्टैंडर्ड है वो एक टारगेट की तरह काम करता है कि सारे एम्प्लॉयज़ को पता है कि यार इस महीने हमें 1 लाख यूनिट सेल करना है, तो एक दिमाग में टारगेट बैठा रहता है, तो वो चीज़ मोटिवेट करती है काम करने में. आफ्टर सेटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ चेकिंग परफॉर्मेंस दे आर कम्युनिकेटेड टू एम्प्लॉयज़ इन एडवांस, और एम्प्लॉयज़ को आइडिया आ जाता है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. इट मोटिवेट्स एम्प्लॉय टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट लेवल.
स्टैंडर्ड, फोर्थ पॉइंट, स्टैंडर्ड आपको आपके अंदर डिसिप्लिन सेट कर देता है, आपको मोटिवेट भी करता है कि हाँ मुझे 1 लाख यूनिट बनाना है, साथ में वो डिसिप्लिन भी सेट करता है कि हाँ यार 1 लाख यूनिट अगर हर मंथ करेंगे, क्योंकि आपने ईयर बिगिनिंग पे सोचा होगा कि अगर मैं 1 लाख हर मंथ करूँगा तभी जाकर 12 लाख यूनिट सेल कर पाऊंगा पूरे साल भर में, तो ये काइंड ऑफ डिसिप्लिन भी सेट कर देता है। तो कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ ऑर्डर एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट वर्क्स फॉर रिड्यूसिंग अनप्रोफेशनल बिहेवियर, लिख कर आना बहुत जरूरी। अगला पॉइंट क्या है, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, ये सारे कोऑर्डिनेशन का मतलब है सिंक में रहना, सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से सिंक में रहेंगे, कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम हेल्प्स टू फाइंड आउट द डेविएशन इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। अगला पॉइंट क्या है, साइकोलॉजिकल प्रेशर, जैसे ये एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है एक प्रेशर भी रहता है काम करने का, तो ये बहुत अच्छा साबित हो सकता है, इससे क्या होगा कि लोग कम से कम टाइम पास करेंगे अपने काम के दौरान। द परफॉर्मेंस आर इवेलुएटेड विद द स्टैंडर्ड टारगेट, द साइकोलॉजिकल प्रेशर वर्क्स एज एन मोटिवेशनल फैक्टर, ये साइकोलॉजिकल प्रेशर ही है जो मोटिवेशन की तरह काम करेगा। बिल्ड्स कॉर्पोरेट इमेज, कॉर्पोरेट इमेज का मतलब होता है गुडविल, जब आप अपने स्टैंडर्ड जो आपने डिसाइड किया है उसे अचीव करते हो तो ऑटोमेटिकली आप अपने प्लान के साथ चल रहे हो, और आपका प्लान आपको कहाँ लेकर जाता है, आपके गोल की तरफ, और जब आप अपना गोल मीट करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका गुडविल बढ़ता है। मिनिमम डेविएशन इन स्टैंडर्ड, देखिए क्या बोला गया है कि कम से कम जितना स्टैंडर्ड में डेविएशन होगा स्टैंडर्ड और एक्चुअल में, उतना ही आपका गुडविल बढ़ेगा। लास्ट पॉइंट क्या है, मेकिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वही सेम पॉइंट यहाँ पर, जब जब आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज देखेगा आपको विदाउट फेल ये रिडक्शन ऑफ वेस्टेजेस को मेंशन कर कर आना है। एज इफेक्ट ऑफ दिस यूज रिसोर्सेज आर यूज्ड बाय एम्प्लॉयज इन द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर सो एज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग का मतलब है सिंक में रहना, सारे डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ सिंक में रहना बहुत जरूरी है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, एनकरेजेस टीम स्पिरिट, क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम काज करते हैं और जाहिर सी बात है जब लोग ज़्यादा हो तो झगड़े होने के भी चांसेस ज़्यादा है, तो ये पॉइंट बोलता है कि जितना हो सके उतना कम से कम झगड़ा करे। देखिए यहाँ पे कि देयर मे बी एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट, मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स आर रेस्ड, इट इंक्रीजेस द टीम स्पिरिट एट द वर्क स्पेस, ज़्यादा झगड़े होते हैं तो लोगों को भी काम करने का वहाँ पे मन नहीं करता। अगला पॉइंट है इम्प्रूव रिलेशन, रिश्ते अच्छे होने जरूरी है, खासकर सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बीच में, जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इन सब के बीच में अच्छे रिलेशन होने जरूरी है। क्यों, कोऑर्डिनेशन हेल्प्स द एम्प्लॉय टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशन अमॉन्ग देम एंड अचीव गिवन टारगेट। अगला पॉइंट है गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन, कि कोऑर्डिनेशन जब आप सिंक में रहते हो तो आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन का, बहुत ही फालतू पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, फैसिलिटेट मोटिवेशन। अब मोटिवेशन कैसा आएगा, कोऑर्डिनेशन मोटिवेट्स द एम्प्लॉय टू टेक इनिशिएटिव व्हाइल कंप्लीटिंग देयर असाइन्ड टास्क, इनोवेशन करने को बोलता है कोऑर्डिनेशन। अब प्रॉस्परस ऑर्गेनाइजेशन एंश्योर जॉब सिक्योरिटी, एक अच्छी कंपनी जॉब सिक्योरिटी इंश्योर करती है, हायर इनकम इंश्योर करती है, और ये चीज़ें ही मोटिवेट को एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है। अगला पॉइंट है अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कोऑर्डिनेशन लीड टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, आइडल टाइम ऑफ एम्प्लॉय, डिले इन कंप्लीशन ऑफ टारगेट, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन अवॉइड करना चाहती है और इन्हें अवॉइड करना ही ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करने जैसा है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव गुडविल, जब आप सिंक में रहते हो और परफॉर्म बेटर करते हो, अच्छे रिश्ते आपके, तो ये सब रिजल्ट करते हैं आपके अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी में, और प्रॉफिटेबिलिटी आपका गुडविल कैसे बढ़ेगा, गुडविल आपका बढ़ेगा जब आपके स्टॉक मार्केट में शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर
as well as building good image in the society. Next point है फालतू optimum utilization of resources. Manager try to integrate all resources systematically. It helps in utilizing all available resources. Coordination helps to minimize the wastage of resources. मैंने बोला आपको कि जब जब optimum utilization of resource आएगा तब तब आपको minimize wastages लिख कर आना है. लास्ट पॉइंट क्या है? लीड्स टू हायर एफिशिएंसी. जितना सिंक में रहोगे उतना ही एफिशिएंट बनोगे. एफिशिएंट का मतलब कम टाइम में ज़्यादा काम. क्या लिखना है यहाँ पर? देखना कि द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव हायर रिटर्न इन टर्म्स ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी, हाई प्रॉफिटेबिलिटी, थस कोऑर्डिनेशन लीड टू हायर एफिशिएंसी. देखना ये इसमें जो भी पॉइंट है कोऑर्डिनेशन वाले क्वेश्चन में, वो सारे पॉइंट आपने पिछले 5 एलिमेंट में कहीं ना कहीं देखेंगे. तो अगर आपको पहले के 5 अच्छे से आते हैं तो आप कोऑर्डिनेटिंग को मैनेज कर सकते हो ऑन योर ओन.